हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, एक पुरानी रस्म और एक भूला हुआ राज है। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। मेरी दुनिया लंदन की धुंध भरी गलियों, बेकर स्ट्रीट के मेरे छोटे से फ्लैट और उन राजों से बनी है जो इंसानी जहन की गहराइयों को मेरे सामने खोल देते हैं। मेरे साथ रहते थे मेरे अजीज दोस्त और साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन। हमारे दिन अक्सर केसेस पर बहस, लॉजिक और कभी-कभी गहरी खामोशी में गुजर जाते थे। लेकिन उस ठंडी नवंबर की सुबह, जब बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों पर कोहरा सफ़ेद पर्दे की तरह जम गया था, मैं अपने पुराने नोट्स और कागजात को ठीक कर रहा था। मेरी मेज़ पर बिखरे हुए पेपर्स मेरे गुजरे हुए केसेस की कहानियां थीं। कुछ सॉल्व हो चुके थे और कुछ अभी भी अधूरे। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो दस्तक सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक नए मिस्ट्री का आगाज थी। मैंने अपनी पाइप को मेज पर रखा और दरवाजे की तरफ देखा। हमारी घर मालिकान मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और सामने जो चेहरा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं था। वो था रेजिनल्ड मस्ग्रेव, ऑक्सफोर्ड के दिनों का एक पुराना वाकिफ। लंबा, दुबला पतला आदमी, सुनहरे बाल, नीली आंखें, जिनकी वजह से उसकी शख्सियत में एक नोबल सी झलक थी। लेकिन उस दिन उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर घबराहट और उसका कोट लंदन के कोहरे से भीगा हुआ था। होम्स, उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे खानदान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी समझ से बाहर है। लंदन में मैं किसी और के पास नहीं जा सकता था। मैंने उसे चूल्हे के पास रखी सबसे कंफर्टेबल कुर्सी की तरफ इशारा किया। आग की हल्की गर्मी उस ठंडे कमरे में सिर्फ वही एक तसल्ली थी। मैंने अपनी पाइप दोबारा जलाई और शांत आवाज में कहा, बताइए मस्ग्रेव, शुरू से बताइए। हर डिटेल, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मुझे हर फैक्ट चाहिए। रेजिनल्ड ने अपनी टोपी उतारकर घुटनों पर रख ली। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने बिखरे जज्बात समेट रहा हो। फिर उसने बताना शुरू किया। उसका खानदान वेस्ट ससेक्स में मौजूद हर्लस्टोन मैनर में रहता था, एक ऐसी हवेली जो सिर्फ उनकी विरासत नहीं थी बल्कि इंग्लैंड की तारीख का जिंदा निशान थी। उसके अल्फाज में हर्लस्टोन मैनर एक बहुत बड़ी पुरानी इमारत थी, पत्थर की दीवारें जो सदियों के राज अपने अंदर छुपाए हुए थीं। चारों तरफ फैले हुए बाग, पुराने ओक और एल्म के दरख्त और दूर तक फैला हुआ रूरल मंजर, सब कुछ मिलकर उस जगह को खौफ और राज से भरा हुआ बना देता था। होम्स, उसने कहा, हमारा खानदान इंग्लैंड के सबसे पुराने नोबल फैमिलीज में से एक है। मस्ग्रेव्स ने सदियों से हर्लस्टोन को अपना घर बनाया है, लेकिन हाल ही में एक पुरानी रस्म ने मुझे परेशान कर दिया है। उसने धीमी आवाज में कहा, द मस्ग्रेव रिचुअल। मैंने पाइप का लंबा कश लिया। मस्ग्रेव रिचुअल, मैंने पूछा, ये क्या है और इसका आपके मसले से क्या ताल्लुक है? रेजिनल्ड ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेदर पाउच निकाला। उसमें से एक पीला पड़ा हुआ पुराना कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। यही वो डॉक्यूमेंट है, उसने कहा। ये एक पहेली जैसा है, सवाल और जवाब जो शायद किसी जगह, किसी चीज या किसी छुपे हुए सच की तरफ इशारा करते हैं। मेरे बुजुर्ग इसे बहुत सीरियस लेते थे। मेरे वालिद और दादा अक्सर इसकी बात करते थे, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक पुरानी रस्म थी। मैंने कागज को बहुत एहतियात से पकड़ा। वो एक चर्म पत्र था, जिसकी स्याही वक्त के साथ हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन लफ्ज अभी भी साफ थे। और जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्यूमेंट पर पड़ी, मुझे महसूस हुआ ये पहेली सिर्फ लिखी हुई चीज नहीं थी, ये किसी भयानक सच का दरवाजा थी। उस डॉक्यूमेंट में क्वेश्चंस और आंसर्स की एक सिलसिला था जो सिर्फ अल्फाज नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी पुराने राज की सरगोशी जैसे महसूस हो रहे थे। वो इस तरह लिखा था, क्वेश्चन, ये किसका था? आंसर, उसका जो चला गया। क्वेश्चन,
ये किसके पास आया? आंसर, उसके पास जो आएगा। क्वेश्चन, सूरज कहाँ था? आंसर, ओक के ऊपर। क्वेश्चन, साया कहाँ था? एल्म के नीचे। क्वेश्चन, नॉर्थ में कितने कदम? 10 और 10। क्वेश्चन, ईस्ट में कितने कदम? 8 और 8। और नीचे कितना? 2 और 2। मैंने उस पार्चमेंट को बार बार पढ़ा। हर लाइन मेरे दिमाग में एक नया मंजर बना रही थी। ये कोई सिंपल फैमिली ट्रेडिशन नहीं थी। ये एक मैप था, एक छुपा हुआ रास्ता जो किसी सीक्रेट जगह की तरफ इशारा कर रहा था। ओक और एल्म के दरख्त, सूरज और साया, कदमों की गिनती और नीचे जाने का इशारा, सब कुछ मिलकर एक डेंजरसली प्रिसाइज पजल बनाता था। मेरे दिमाग में पॉसिबिलिटीज उभर रही थीं। शायद कोई पुराना खजाना, शायद कोई हिडन चेम्बर, या फिर मसग्रेव फैमिली की तारीख का कोई भूला हुआ, दबाया गया सच। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा। ये बहुत ही इंट्रीगिंग है, मैंने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में एक सीरियस क्राइसिस है। इस रिचुअल का इससे क्या कनेक्शन है? रेजिनाल्ड अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। होम्स, हाल ही में मेरे बटलर रिचर्ड ब्रंटन इस रिचुअल में हद से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था, और फिर वो अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी भौएं उठा लीं। ब्रंटन, मैंने पूछा, वो कौन है और इसका रिचुअल से क्या लेना देना है? मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। रेजिनाल्ड ने बताया, रिचर्ड ब्रंटन कई सालों से हर्लस्टोन मैनर का बटलर था। एक इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी और हैरत अंगेज तौर पर बहुत स्किल्ड आदमी। उसकी एजुकेशन भी एक नॉर्मल बटलर से काफ़ी ज़्यादा थी। वो हवेली के हर कोने से वाकिफ था, और मसग्रेव फैमिली के हिस्ट्री में उसकी इंटरेस्ट बहुत गहरी थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों तक बैठा रहता, पुराने डॉक्यूमेंट्स, नक्शे और हैंड रिटन रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए। लेकिन कुछ अरसे से, रेजिनाल्ड ने कहा, उसका बिहेवियर बदलने लगा था। वो रात के वक्त हवेली के पुराने हिस्सों में घूमता, खासकर लाइब्रेरी में। वो चुप चुप कर काम करता, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एक रात रेजिनाल्ड ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे लाइब्रेरी में इसी रिचुअल का डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी राज के बहुत करीब पहुंच चुका हो। मैंने पूछा, वो क्या कर रहा है? रेजिनाल्ड ने कहा, लेकिन उसने फौरन डॉक्यूमेंट छुपा लिया और बोला कि वो सिर्फ कुछ पुराने पेपर्स देख रहा था। अगली सुबह रेजिनाल्ड रुक गया। वो गायब था। मैंने अपनी पाइप मेज पर रख दी और उसकी तरफ गौर से देखा। गायब? मैंने पूछा, क्या उसने कोई निशान छोड़ा? कोई लेटर, कोई मैसेज? रेजिनाल्ड ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। कुछ भी नहीं होम्स। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया हो। कुछ किताबें, कुछ नक्शे मेज पर बिखरे हुए थे, लेकिन कोई मैसेज नहीं। मैंने पूरी हवेली सर्च की, लोकल गांव में पूछताछ की, लेकिन ब्रंटन का कोई ट्रेस नहीं मिला। रेजिनाल्ड ने मेरी तरफ देखा। मुझे पूरा यकीन है उसका गायब होना इस रिचुअल से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। एक एंशिएंट रिचुअल, एक मिसिंग बटलर और एक पुरानी हवेली जो खुद राजों से भरी हुई थी। ये वही टाइप की पजल थी जिसे सॉल्व करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, मुझे ये रिचुअल का डॉक्यूमेंट चाहिए और हर्लस्टोन मैनर का विजिट भी। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां ब्रंटन को आखिरी बार देखा गया था। रेजिनाल्ड ने फौरन हाँ कर दी। होल्म्स, डॉक्यूमेंट आपके पास है और हम कल सुबह ट्रेन से हर्लस्टोन चल सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, अगर कोई इस राज को सुलझा सकता है तो वो आप ही हैं। हमने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया। रेजिनाल्ड के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेला बैठ गया, पाइप जलाते हुए उसकी बातों पर सोचता रहा। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल उभर रहा था। ये रिचुअल क्या था? सिर्फ एक फैमिली ट्रेडिशन
या किसी बड़े सच का रास्ता? ब्रंटन का गायब होना, क्या वो इस राज के बहुत करीब पहुंच चुका था? या फिर क्या उसने जानबूझकर हवेली छोड़ दी थी? या फिर क्या हवेली ने उसे जाने ही नहीं दिया? अगर ब्रंटन वाकई इस रिचुअल को सॉल्व करने के करीब था, तो उसने आखिर क्या देख लिया था? ये सवाल मेरे जहन को चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने रिचुअल का डॉक्यूमेंट दोबारा निकाला और उसे लाल लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ना शुरू किया। हर लाइन मेरे दिमाग में एक नया सवाल पैदा कर रही थी। सूरज ओक के ऊपर, साया एल्म के नीचे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं लग रहे थे, ये किसी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का इशारा थे। 10 और 10, 8 और 8, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये कदमों की गिनती थी जो किसी एग्जैक्ट जगह को मार्क कर रही थी। और फिर नीचे 2 और 2, ये लफ्ज सीधा किसी गहराई की तरफ इशारा करते थे। मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता एक तस्वीर उभर रही थी। एक पुराना गार्डन, ओक और एल्म के दरख्त, उनकी परछाइयों का एंगल, और जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ, शायद कोई खजाना या फिर कोई ऐसा राज जो सदियों से जमीन के नीचे दफन था। लेकिन तस्वीर अभी अधूरी थी। मैंने अपने नोट्स में रेजिनाल्ड की हर बात लिखी और फिर रिचर्ड ब्रंटन के कैरेक्टर पर सोचने लगा। एक इंटेलिजेंट, क्यूरियस बटलर जो हवेली के हिस्ट्री में गहरी दिलचस्पी रखता था। क्या उसने रिचुअल को समझ लिया था? क्या उसने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो खतरनाक था? या फिर क्या वो उस राज को अपने लिए हासिल करना चाहता था? ये सारी पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग में घूम रही थीं। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा लंदन की धुंध भरी सड़कों को देख रहा था। कोहरा एक मिस्टीरियस पर्दा बन चुका था जो मेरी सोच की तरह हर चीज को और भी गहरा बना रहा था। मैंने अपनी पाइप बुझा दी, नोट्स बंद किए। कल सुबह मुझे हर्लस्टोन के लिए रवाना होना था और मुझे यकीन था वहां मुझे इस राज की पहली चाबी मिलने वाली है। अगली सुबह मैं और रेजिनाल्ड पैडिंगटन स्टेशन पर थे। ट्रेन की तेज सीटी ने कोहरे को चीरता हुआ एक सन्नाटा तोड़ दिया और हम हर्लस्टोन की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान रेजिनाल्ड ने मुझे हवेली के बारे में और बताया। उसने कहा यह हवेली 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इसके कई हिस्सों में आज भी पुराना डिजाइन बिल्कुल जिंदा था। उसने अपनी बचपन की यादें बताईं, गार्डन में खेलना, ओक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ना और अपने दादा की कहानियां सुनना जो मसग्रेव फैमिली की बहादुरी और राजों से भरी होती थीं। मैंने पूछा, क्या आपके दादा ने कभी रिचुअल के बारे में कुछ खास बताया? कोई इशारा, कोई कहानी? रेजिनाल्ड कुछ लम्हों तक सोचता रहा, फिर बोला, वो कहते थे कि ये रिचुअल हमारे खानदान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी इसका मतलब नहीं बताया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद उसके दादा रिचुअल का असली मतलब जानते थे और शायद जानबूझकर उसे छुपा गए थे। ये मुमकिन था कि रिचुअल किसी खजाने की हिफाजत के लिए बनाया गया हो या फिर किसी ऐसे राज के लिए जो सिर्फ सही वक्त पर सामने आना था। जब हम हर्लस्टोन मैनर पहुंचे तो मेरी नज़र उस पर टिक गई। एक शानदार लेकिन पुरसर पुरानी इमारत। इसकी पत्थर की दीवारें वक्त के जख्म झेल चुकी थीं, लेकिन अब भी मजबूत खड़ी थीं। मेन एंट्रेंस पर मसग्रेव फैमिली का सिंबल बना था, एक शेर और एक ताज, उनके नोबल पास्ट का निशान। हवेली के गिर्द फैला हुआ गार्डन ओक और एल्म के पुराने दरख्तों से भरा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और कोहरे के आखिरी टुकड़े अभी भी शाखों से लटक रहे थे। अंदर जाते ही मैंने देखा पुराना फर्नीचर, फैमिली पोर्ट्रेट्स और दीवारों पर की गई गहरी कार्विंग। हर कोना तारीख से भरा हुआ था। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हमें ब्रंटन के कमरे और लाइब्रेरी की तलाशी लेनी होगी। उसके बिहेवियर में जो तब्दीली आई थी उसका कोई निशान वहीं मिलेगा। रेजिनाल्ड मुझे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में ले गया। वहीं ब्रंटन का कमरा था। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक स्कॉलर का टच था। मेज पर किताबें थीं, हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी और आर्कियोलॉजी पर, और एक मैप खुला पड़ा था। मैंने मैप को गौर से देखा। उस पर कुछ निशान बने हुए थे, शायद ब्रंटन के बनाए हुए। ये निशान गार्डन के कुछ हिस्सों को मार्क कर रहे थे।
लेकिन उनका मतलब अभी साफ नहीं था। मैंने मैप अपने पास रख लिया, इस सोच के साथ कि ये कागज अभी अपना राज खोलेगा। हमने ब्रंटन के बाकी सामान की भी जांच की। उसकी अलमारी में कुछ कपड़े, एक पुरानी पॉकेट वॉच और एक डायरी थी। मैंने डायरी खोली। उसमें कोई शॉकिंग कन्फेशन नहीं था, सिर्फ रोजमर्रा की बातें, हवेली की देखभाल, रेजिनल के लिए काम और कुछ पर्सनल नोट्स। लेकिन आखिरी पेजेस पर कुछ लफ्ज अलग थे। ओल्ड मैप में जवाब है, ओक और एल्म की छाया। ये लाइंस बहुत छोटी थीं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा था। ये नोट्स मेरी सोच की तस्दीक कर रहे थे कि ब्रंटन वाकई इस रिचुअल को सॉल्व कर रहा था। इसके बाद हम लाइब्रेरी गए। ये हवेली का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा था। ऊंची छत, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और हजारों किताबें। ये जगह किसी भी स्कॉलर के लिए जन्नत से कम नहीं थी। दीवारों पर मसग्रेव फैमिली के बुजुर्गों के पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे। उनके चेहरों पर फख्र और राज दोनों साथ नजर आ रहे थे। मैंने रेजिनल्ड से पूछा, तुमने ब्रंटन को यहीं रिचुअल का डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए देखा था? क्या वो कुछ और भी देख रहा था? कोई किताब, कोई मैप? रेजिनल्ड ने एक मेज की तरफ इशारा किया। वो वहीं बैठा था। उसके सामने कुछ कागज बिखरे हुए थे। मुझे लगा शायद कोई मैप या किताब होगी, लेकिन जब मैंने पूछा, उसने सब कुछ जल्दी से समेट लिया। मैंने मेज का गौर से मुआयना किया। वहां धूल की एक पतली परत थी, लेकिन कुछ जगह साफ थी, जैसे हाल ही में कोई वहां बैठा हो। मेज के एक कोने पर एक पुराना मैप पड़ा था, हवेली के गार्डन और आसपास के इलाके का। मैंने मैप उठाया। उस पर ओक और एल्म के दरख्तों की जगह साफ मार्क की गई थी और कुछ पॉइंट्स पर पेंसिल के निशान थे, शायद ब्रंटन के। मैंने मैप अपने पास रख लिया, इस उम्मीद के साथ कि ये कागज आगे जाकर अपना सच बताएगा। मैंने लाइब्रेरी की अलमारियों को भी देखा। हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी और एक शेल्फ पर मसग्रेव फैमिली की हिस्ट्री पर एक बहुत पुरानी किताब मिली। मैंने उसे खोला। उसमें फैमिली के सिविल वॉर के दौर के कॉन्ट्रिब्यूशंस का जिक्र था। ये डिटेल आगे काम आ सकती थी। उस रात हवेली में लुकते हुए मैंने रिचुअल के डॉक्यूमेंट को बार-बार पढ़ा। सवाल एक के बाद एक जहन में उठ रहे थे। ओक और एल्म एग्जैक्टली कहाँ खड़े थे? सूरज और साया किस वक्त का इशारा थे? और सबसे बड़ा सवाल, ब्रंटन आखिर गया कहाँ? मैंने अपने नोट्स में कुछ कैलकुलेशंस की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि रिचुअल किस वक्त और किस जगह की तरफ इशारा करता है। हवेली की दीवारों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी। उसमें एक अनसुनी कहानी छुपी हुई थी। लालटेन की हल्की रोशनी में मैंने डॉक्यूमेंट को एक बार फिर देखा। ये पजल जितनी मुश्किल थी, उतनी ही मेस्मराइजिंग भी। मैंने फैसला कर लिया, अगली सुबह मैं गार्डन जाऊंगा। रिचुअल के इंस्ट्रक्शंस को असलियत में फॉलो करूंगा। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन मुझे यकीन था मैं इस राज को आखिरकार सुलझा ही लूंगा। हर्लस्टोन मैनर की पहली रात मेरे लिए नींद की नहीं, सोच और एनालिसिस की रात थी। मैं, शर्लॉक होम्स, अपने कमरे की तंग खिड़की से बाहर देख रहा था। गार्डन में ओक के पुराने दरख्तों की शाखें हल्के कोहरे में डूबी हुई थीं। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने रिचुअल का डॉक्यूमेंट फिर से पढ़ा। हर सवाल, हर जवाब अपने जहन में एक तस्वीर की तरह बनाता गया। सूरज ओक के ऊपर, साया इल्म के नीचे, 10 और 10। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक सीक्रेट मैप के टुकड़े थे। मेरे दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज उभर रही थीं। क्या ये रिचुअल किसी हिडन ट्रेजर की तरफ ले जाता था, जैसे पुराने लेजेंड्स में होता है? या फिर मसग्रेव फैमिली के तारीख का कोई ऐसा राज जो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं? और रिचर्ड ब्रंटन,
वो क्यूरियस बटलर जो इस पहेली में डूब गया था, वो आखिर कहाँ था? क्या उसने इस राज को सॉल्व कर लिया था? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या थी? तो आखिर उसे मिला क्या? मैंने अपनी पाइप सुलगाई, गहरा कश लिया और अपने नोट्स के ऊपर झुक गया। कुछ इनिशियल कैलकुलेशंस लिखने लगा, ये अंदाजा लगाने के लिए कि रस्म किस वक्त और किस जगह की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था, सिर्फ सोचने से जवाब नहीं मिलने वाले थे। इस राज को समझने के लिए मुझे हवेली के ज़हनी दायरे से निकलकर उसके फिजिकल दुनिया में उतरना था। सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं हवेली के गार्डन में खड़ा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, घास पर जमी हुई ओस की बूंदें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे किसी पुराने राज पर पड़ी हुई खामोश गवाही। ये बगीचा बिल्कुल हवेली की तरह पुराना, गहरा और रहस्यमयी था। गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, तना इतना मोटा कि 3 आदमी मिलकर भी इसे घेर नहीं सकते थे। इसकी शाखें आसमान में फैलकर एक नेचुरल छत जैसी लग रही थीं। चारों तरफ छोटे छोटे फूलों के गुलदस्ते, पत्थर की बेंचेस और एक पुराना फाउंटेन था जो अब सदियों से सूखा पड़ा था। मैंने धीरे से सोचा, ये बगीचा सदियों से मसग्रेव फैमिली का गवाह रहा होगा, उनके जश्न, उनका गम और शायद उनका सबसे गहरा राज भी। रेजिनाल्ड मसग्रेव मेरे साथ था। उसकी नीली आंखों में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उस क्यूरियोसिटी के पीछे एक छुपी हुई घबराहट भी थी, ब्रंटन के गायब होने की और रस्म के अनजाने नतीजों की। मैंने उससे कहा, रेजिनाल्ड, हमें रस्म के इंस्ट्रक्शंस एक एक करके फॉलो करने होंगे। ये पजल लॉजिक और एक्यूरेसी मांगता है। मैंने आगे कहा, सबसे पहले ओक और एल्म के पेड़ों की पोजीशन समझनी होगी। यही पेड़ इस रस्म की असली चाबी है। रेजिनाल्ड मुझे गार्डन के बिल्कुल सेंटर में ले आया। वहां वही विशाल ओक खड़ा था। यही वो ओक है रेजिनाल्ड। उसकी आवाज में गर्व था, जैसे ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि मसग्रेव फैमिली की ताकत और स्टेबिलिटी का निशान हो। मैंने ओक का गौर से मुआयना किया। मैंने उसके तने को छुआ, उसकी छाल की रफ बनावट महसूस की और शाखों की डायरेक्शन को ध्यान से देखा। ये पेड़ पूरे बगीचे का सेंटर था और रस्म में इसका जिक्र कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मेरे जहन में एक तस्वीर उभरने लगी, सुबह का सूरज, ओक के ऊपर से गुजरती रोशनी और उसकी परछाई किसी खास जगह पर गिरती हुई। लेकिन सवाल अभी भी अधूरा था। एल्म का पेड़ कहाँ है? मैंने पूछा। रेजिनाल्ड का चेहरा उतर गया। होम्स, उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था एक भयानक तूफान आया था। उस तूफान में एल्म का पेड़ गिर गया था। उसने आगे कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, एक लंबा खूबसूरत पेड़ जो ओक का साथी था, लेकिन आज वहां सिर्फ खाली जगह है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। एल्म का ना होना इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा रहा था। रस्म में साफ लिखा था, शैडो लाइज बीनीथ द एल्म। अगर पेड़ ही नहीं था तो हमें उस जगह को ढूंढना होगा जहां वो कभी खड़ा था। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, क्या आपके पास कोई पुराना मैप या रिकॉर्ड है जिसमें एल्म की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई गई हो? हमें उस जगह की बिल्कुल सही लोकेशन चाहिए। रेजिनाल्ड मुझे वापस लाइब्रेरी में ले गया। लाइब्रेरी हवेली का सबसे जिंदा हिस्सा थी। ऊंची छत, नक्काशी वाली लकड़ी और सदियों पुरानी किताबों से भरी अलमारियां। दीवारों पर मसग्रेव खानदान के बुजुर्गों के पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे, जिन चेहरों पर गर्व और राज एक साथ झलक रहे थे। मैंने सोचा, इन तस्वीरों ने कितने राज देखे होंगे, और शायद मसग्रेव रिचुअल भी उन्हीं में से एक था। रेजिनाल्ड ने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से एक बड़ा सा चमड़े का पार्चमेंट निकाला। ये गार्डन का एक पुराना मैप था, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना। मैप कागज पर नहीं, चमड़े पर बना था, और हैरानी की बात यह थी कि इसकी स्याही अभी भी जिंदा लग रही थी। मैंने मैप को टेबल पर फैलाया और गौर से देखना शुरू किया। ओक और एल्म दोनों पेड़ों की जगह बिल्कुल साफ मार्क्ड थी। ओक गार्डन के सेंटर में और एल्म उससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगभग 50 यार्ड्स दूर। और यहीं से राज धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने लगा। मैप में सिर्फ पेड़ ही नहीं थे, वहां दूसरी निशानियां भी थीं। एक पुरानी स्टोन बेंच, सूखा हुआ फाउंटेन और हवेली की वेस्टर्न वॉल।
मैंने रस्म का डॉक्यूमेंट मैप के बिल्कुल साथ रखा और दोनों को ध्यान से कंपेयर करना शुरू किया। रस्म में लिखा था सन अबव द ओक, शैडो बीनीथ द एल्म। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। हमें वो एग्जैक्ट वक्त निकालना था जब सूरज ओक के बिल्कुल ऊपर होता और उसकी परछाई एल्म के उस जगह पर पड़ती जहां वो कभी खड़ा था। ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन थी। मुझे समझना था सूरज की पोजीशन, उसकी हाइट और शैडो की डायरेक्शन। मैंने अपने जहन में मैथमेटिकल इमेजेस बनाना शुरू की। सूरज साल के हर हिस्से में अपनी जगह बदलता है और गर्मियों में, खासकर जून के मिड में, सूरज अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। यही वक्त रस्म का इशारा हो सकता था। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हमें पहले गार्डन में उस जगह को मार्क करना होगा जहां एल्म का पेड़ खड़ा था। मैप की मदद से हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। फिर रस्म के स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये पजल प्रिसिजन मांगता है। हम दोबारा गार्डन में आए। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था। उसकी किरणें ओक की शाखाओं से छनकर जमीन पर अजीबोगरीब पैटर्न्स बना रही थीं। मैंने मैप हाथ में लिया और ओक को बेस पॉइंट बनाया। रेजिनाल्ड ने माली को बुलाया, एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम जेम्स था। जेम्स ने हमें एक लंबी रोप, कुछ वुडिंग पेग्स और एक मेजरिंग रॉड दी। मैंने जेम्स से पूछा, क्या तुमने कभी एल्म का पेड़ देखा था? क्या तुम्हें उसकी जगह याद है? जेम्स ने अपनी टोपी खुजाते हुए कहा, हाँ सर, जब मैं जवान था। वो उस तरफ था। उसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ इशारा किया। वहां पास ही एक पुरानी बेंच थी, लेकिन तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया। जेम्स की बात ने मैप की बिल्कुल तस्दीक कर दी। हमने नाप तौल शुरू की। मैंने ओक से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 50 यार्ड्स नापे और हम एक ऐसी जगह पर आ गए जहां घास थोड़ी सी अनइवन थी। मुझे अंदाजा हो गया, यहीं कभी एल्म की जड़ें होंगी। मैंने जमीन में एक पेग गाड़ा और कहा, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वक्त आ गया था रस्म के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का। मैंने डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ा। नॉर्थ 10 in 10, यानी 20 स्टेप्स नॉर्थ। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में 20 स्टेप्स गिनने होंगे, लेकिन पहले डायरेक्शन कंफर्म करनी होगी। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा कंपस निकाला जो मैं हमेशा साथ रखता था। कंपस की सुई सीधा नॉर्थ दिखा रही थी। मैंने रेजिनाल्ड और जेम्स से कहा, हम तीनों साथ चलेंगे। हर स्टेप ध्यान से गिना जाएगा। एक स्टेप तकरीबन 3 फीट का होगा। हम चलना शुरू हुए। मैंने गिनती की, 1, 2, 3, 20। हम रुक गए। ये जगह हवेली की वेस्टर्न वॉल के पास थी। वहां एक पुरानी स्टोन बेंच थी। बेंच पर कुछ नक्शो निगार थे जो वक्त के साथ धुंधले पड़ चुके थे। मुझे लगा शायद ये बेंच भी रस्म का एक हिस्सा थी। अगला इंस्ट्रक्शन था ईस्ट 8 and 8, यानी 16 स्टेप्स ईस्ट। मैंने कंपस फिर देखा, ईस्ट कंफर्म किया। हमने 16 स्टेप्स गिने। ये हम एक छोटे से स्टोन स्ट्रक्चर के पास ले आए। लगता था जैसे ये किसी पुराने फाउंटेन या किसी भूल चुके मेमोरियल का हिस्सा हो। मैंने चारों तरफ देखा। ये गार्डन का सबसे खामोश कोना था। घास यहां ज्यादा लंबी थी और पेड़ों की परछाई काफी गहरी। हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी, जैसे ये जगह सदियों से किसी इंसानी कदम का इंतजार कर रही हो। आखिरी इंस्ट्रक्शन था डाउन 2 and 2। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, हमें इस जगह पर 4 फीट नीचे खुदाई करनी थी। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें फावड़ा लाना होगा। यहां कुछ दफन है और मुझे पूरा यकीन है यही वो राज है जिसकी तलाश में ब्रूनटन इतना आगे बढ़ गया था। रेजिनाल्ड ने जेम्स को फावड़े लाने भेजा। जेम्स 2 पुराने लेकिन मजबूत फावड़े ले आया। मैंने उस जगह को एक बार फिर देखा। घास के नीचे मिट्टी सख्त थी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद किसी चीज को छुपाए हुए हो। ये साफ था कि यहां कई सालों से किसी ने जमीन को छुआ तक नहीं था। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हम दोनों खुद खुदाई करेंगे। जेम्स, तुम आसपास नजर रखो। हमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हमने फावड़े जमीन में उतारे। मिट्टी सख्त थी और हर एक वार के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ब्रंटन ने भी
बिल्कुल यहीं खुदाई की होगी? क्या वो इस जगह तक पहुंच गया था? और अगर हां, तो उसने क्या देखा होगा? अचानक मेरा भावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने सांस रोकी, धीरे धीरे मिट्टी हटाई और फिर जमीन के नीचे से एक वुडन बॉक्स नजर आया। पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर मसग्रेव फैमिली का एम्ब्लम बिल्कुल साफ था। एक शेर और उसके ऊपर ताज। रेजिनाल्ड की आंखें हैरत से चमक उठीं। होम्स, ये क्या है? उसने ऑलमोस्ट सरसरी आवाज में पूछा। मैंने कहा, खामोश रहिए रेजिनाल्ड, हमें इसे बहुत एहतियात से खोलना होगा। हमने बॉक्स को जमीन से निकाला और पास की स्टोन बेंच पर रखा। बॉक्स भारी था और उसका लॉक वक्त के साथ कमजोर पड़ चुका था। मैंने अपना चाकू निकाला और लॉक को तोड़ा। ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर गोल्ड और सिल्वर के पुराने कॉइन्स, उनके साथ एक टूटा हुआ ताज जो किसी दौर में रॉयल सिंबल रहा होगा, और कुछ पुराने पेपर्स, पीले, नाजुक, वक्त से घिस चुके। मैंने पेपर्स को बहुत संभाल कर उठाया। लिखा हुआ था, लेकिन स्याही अब मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। कॉइन्स और ताज को देखकर मुझे अंदाजा हो गया, ये सब 17वीं सेंचुरी के होंगे, शायद सिविल वॉर के वक्त के। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, ये आपका फैमिली ट्रेजर हो सकता है। मस्क्रेव रिचुअल सीधा इसी बॉक्स की तरफ इशारा करता था। फिर मैं रुक गया, और वो सवाल जो तब से मेरे जहन में था, आखिर बोल ही दिया। लेकिन ब्रंटन का क्या? उसे इस ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला? और सबसे बड़ा सवाल, वो गया कहां? ट्रेजर यहीं था, लेकिन ब्रंटन गायब। रेजिनाल्ड ने बॉक्स को गहरी नजर से देखा। होम्स, ये यकीन करना मुश्किल है। मेरे खानदान में इस ट्रेजर की कहानियां सुनी जाती थीं, लेकिन मैंने कभी उन्हें सीरियस नहीं लिया। मेरे दादा कहते थे, मसग्रेव्स ने कुछ छुपा कर रखा है। मुझे लगता था यह सिर्फ एक कहानी है। मेरे लिए यह रिचुअल का अंत हो सकता था, लेकिन ब्रंटन का गायब होना अभी भी एक जिंदा राज था। मैंने रेजिनाल्ड से पूछा, क्या ब्रंटन ने कभी इस ट्रेजर का कोई इशारा दिया? कोई बात जो अब याद आ रही हो? रेजिनाल्ड कुछ लम्हों तक सोचता रहा, फिर बोला, होम्स, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था। हवेली की हिस्ट्री में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, पुराने डॉक्यूमेंट्स और मैप्स पढ़ता रहता। एक बार उसने मुझसे पूछा था, क्या मसग्रेव रिचुअल का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है? मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अब लगता है शायद वो कुछ समझ चुका था। मैंने फैसला कर लिया, फिर हमें हवेली के उस हिस्से की दोबारा तलाशी लेनी होगी जहां ब्रंटन आखिरी बार देखा गया था। रेजिनाल्ड ने बताया, उसे आखिरी बार लाइब्रेरी में देखा गया था। उस रात के बाद वो कहीं चला गया। मैं लाइब्रेरी में दोबारा गया। मैंने शेल्व्स, टेबल्स और दीवारों को बहुत गौर से देखा। तब मेरी नज़र एक पुरानी बुकशेल्फ पर पड़ी, जो दीवार से थोड़ी सी हटी हुई थी, जैसे उसे हाल ही में हिलाया गया हो। मैंने बुकशेल्फ को धीरे से साइड किया और उसके पीछे एक छोटा सा सीक्रेट डोर, इतना तंग कि सिर्फ एक इंसान अंदर से गुजर सकता था। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा और कहा, यह रास्ता हवेली के बेसमेंट की तरफ जाता है। मुझे पूरा यकीन है ब्रंटन यहीं से गया था। हमें नीचे उतरना होगा। रेजिनाल्ड थोड़ा हिचकिचाया। होम्स, बेसमेंट बहुत पुराना है, वहां कोई नहीं जाता। क्या आप श्योर हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रेजिनाल्ड, अगर हमें ब्रंटन का सच जानना है तो हमें हर रास्ता देखना होगा। लैंटर्न ले आइए और मेरे साथ चलिए। हमने लैंटर्न जलाई और सीक्रेट डोर के जरिए बेसमेंट की तरफ उतरने की तैयारी की। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे महसूस हो रहा था कि हम सिर्फ ब्रंटन के पीछे नहीं जा रहे, बल्कि किसी बहुत बड़े और बहुत पुराने राज के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस कुर्बत के साथ मुझे खतरे का एहसास भी हो रहा था। मैंने अपनी जेब में रखा हुआ रिवॉल्वर छुआ, सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि वो वहीं है जहां होना चाहिए। ये अब सिर्फ एक पजल नहीं थी,
ये एक ऐसी तलाश बन चुकी थी जो हमें हवेली के सबसे अंधेरे राजों की तरफ ले जा रही थी। हर्लस्टोन हवेली का बेसमेंट एक अलग ही दुनिया था। एक ऐसी दुनिया जो वक्त के धुंधले पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। लाइब्रेरी के पीछे छुपे सीक्रेट डोर से निकलने वाली संकरी सीढ़ियां हमें नीचे ले जा रही थीं। लैंटर्न की मध्यम रोशनी ही हमारा इकलौता सहारा थी। मैं, शर्लॉक होम्स, रेजिनाल्ड मस्ग्रेव के साथ इस अंधेरी, नम, भूल भुलैया जैसी जगह में उतरता जा रहा था, सिर्फ एक सवाल के साथ, रिचर्ड ब्रंटन का क्या हुआ? मेरे जहन में रेजिनाल्ड मस्ग्रेव रिचुअल की लाइंस बार बार गूंज रही थीं। ओक और एल्म, सन और शैडो, स्टेप्स की गिनती। गार्डन में मिला हुआ ट्रेजर इस पहेली का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन ब्रंटन का गायब होना अभी भी सबसे बड़ा राज था। मुझे पूरा यकीन था, इस बेसमेंट की ठंडी गीली दीवारों में जवाब छुपा हुआ है और मैं उसे ढूंढने के लिए तैयार था। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर एक स्टेप के साथ लकड़ी की चिरचिराहट ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे हवेली की रूह हमारी मौजूदगी पर एतराज कर रही हो। हवा में सीलन और सड़न की बू थी जो सदियों की लापरवाही का निशान थी। रेजिनाल्ड मेरे पीछे था, उसकी सांसें तेज और बेतरतीब। उसने धीमी आवाज में कहा, होम्स, ये जगह मुझे बेचैन कर रही है। यहाँ का सन्नाटा ये नॉर्मल नहीं लगता। मैंने रुके बिना जवाब दिया। रेजिनाल्ड, अपने डर को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। ये बेसमेंट सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नहीं है, ये कहानी छुपा के बैठा है और हमें वो कहानी पढ़नी होगी। लैंटर्न ऊपर रखिए और मेरे साथ चलिए। बेसमेंट का फ्लोर अनइवन पत्थरों से बना हुआ था। हर तरफ पुराने बॉक्सेस, टूटा हुआ फर्नीचर और मोटे जाले बिखरे हुए थे। लैंटर्न की रोशनी दीवारों पर अजीबो-गरीब साए बना रही थी। कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी हमारे साथ चल रही हो। मैंने अपने जहन को शांत रखा और हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना शुरू किया। ये हिस्सा काफी वसी था। कई कॉरिडोर्स और छोटे-छोटे चेम्बर्स आपस में जुड़े हुए थे। मुझे लगा ये हवेली के पुराने डिजाइन का हिस्सा होगा, शायद 17वीं सेंचुरी का, जब सिविल वॉर के दौरान अमीर खानदान अपने खजाने बचाने के लिए सीक्रेट टनल्स और हिडन रूम्स बनवाया करते थे। मैंने लैंटर्न को हर तरफ घुमाया और तब मेरी नज़र फ्लोर पर पड़ी। धूल की मोटी लेयर थी, लेकिन कुछ जगहों पर धूल हटी हुई थी, जैसे हाल ही में कोई यहां से गुजरा हो। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ इशारा किया। देखिए, ये फुटप्रिंट्स, ये ताज़ा है, कोई यहां आया था और मुझे यकीन है ये ब्रंटन था। रेजिनाल्ड ने निशानों को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन होम्स, यहां कोई नहीं था, यहां सिर्फ सन्नाटा था। मैंने शटिंग धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, लेकिन यहां यकीनन आदमी था और वो आदमी रिचर्ड ब्रंटन था। रेजिनाल्ड ने निशानों को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन होम्स, यहां कोई नहीं था, यहां सिर्फ सन्नाटा था। मैंने शटिंग धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, लेकिन यहां यकीनन आदमी था और वो आदमी रिचर्ड ब्रंटन था। रेजिनाल्ड ने अपने सर को जोर से हिलाया। लेकिन होम्स, अगर खजाना गार्डन में था तो ब्रंटन यहां क्यों आया? बेसमेंट में उसे क्या चाहिए था? ये सवाल बिल्कुल जायज था और मेरा दिमाग उसका जवाब ढूंढने लगा। शायद गार्डन का ट्रेजर सिर्फ रिचुअल का पहला हिस्सा था। शायद बेसमेंट में कोई और राज छुपा था, या फिर ब्रंटन ने पूरी पहेली सुलझा ली थी और उसकी क्यूरियोसिटी उसे इस अंधेरी गहराई तक ले आई थी। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हमें और अंदर जाना होगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारी नजरों से छुपा हुआ है। हम एक संकरे कॉरिडोर से गुजरे जो आगे जाकर एक बड़े चेंबर में खुलता था। इस चेंबर की दीवारें मोटे पत्थरों से बनी हुई थीं, उन पर सीलन की बूंदें चमक रही थीं और चेंबर के बीच जमीन में धंसा हुआ एक भारी पत्थर का ढक्कन, इतना बड़ा, इतना मोटा कि एक अकेला इंसान उसे हिला भी नहीं सकता। मैंने लैंटर्न नीचे की और ढक्कन के किनारों को देखा। वहां खरोंचें थीं, जैसे किसी ने आयरन रॉड से उसे खोलने की कोशिश की हो, और पास ही एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी, बिल्कुल ऐसी जैसे ब्रंटन ने उसे इस्तेमाल किया हो। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा और कहा, रेजिनाल्ड, मैंने कहा
यही वो जगह है जहां ब्रंटन यहां तक पहुंचा था। ब्योमकेश बख्शी की आवाज बेसमेंट की ठंडी हवा में गूंज उठी। सामने पत्थर का एक भारी स्टोन लिड था जो जमीन के अंदर जाने वाले राज को छुपाए हुए था। रेजिनाल्ड ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, होम्स, ये ढक्कन बहुत भारी है और हमें नहीं पता इसके नीचे क्या है। क्या ये सेफ होगा? मैंने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर ना कोई मुस्कुराहट थी, ना तसल्ली। सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। लेकिन अगर हमें सच चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। जेम्स को बुलाओ, हमें एक्स्ट्रा ताकत चाहिए। रेजिनाल्ड ऊपर चला गया और मैं अकेला उस ढक्कन का जायजा लेने लगा। मैंने हाथ से उसके किनारे छुए। पत्थर पर फ्रेश स्क्रैच मार्क्स थे। कहीं कहीं स्टोन टूट चुका था, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की हो। मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी। ब्रंटन अकेला क्यूरियोसिटी के नशे में इस बेसमेंट में उतरता हुआ, ढक्कन खोलता हुआ और फिर किसी अनजाने रीजन से यहीं फंस जाता है। थोड़ी देर बाद रेजिनाल्ड वापस आया। उसके साथ जेम्स था, एक मजबूत मेहनती आदमी जिसके चेहरे पर सालों की मेहनत लिखी हुई थी। मैंने उसे सिचुएशन समझाई। जेम्स, हमें ये ढक्कन एक साथ उठाना होगा। भारी है लेकिन हम 3 मिलकर कर सकते हैं। हम अपनी जगह पर खड़े हो गए। मैंने एक कोना पकड़ा, रेजिनाल्ड ने दूसरा, जेम्स बीच में था। रेडी? 1, 2, 3, उठाओ। हमने पूरी ताकत लगा दी। ढक्कन धीरे धीरे हिला। उसकी चरमराहट बेसमेंट की खामोशी को चीर रही थी। कई मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक तरफ सरक गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था। मैंने लैंटर्न नीचे की तरफ की और जो नज़ारा सामने आया उसने हम सबको सन्न कर दिया। गहरे गड्ढे के अंदर रिचर्ड ब्रंटन का जिस्म पड़ा था। उसका चेहरा खौफ और दर्द से बिगड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांसें किसी भयानक पल में ली हों। उसके हाथ में एक पुराना पार्चमेंट था जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं था। जिस्म ठंडा और सख्त हो चुका था। आंखें खुली हुई बेसमेंट की छत को घूर रही थी। रेजिनाल्ड की आवाज कांप उठी। होम्स, ये ब्रंटन है, वो मर चुका है। मैंने उसे संभालते हुए कहा। रेजिनाल्ड, खुद को कंट्रोल करो। पहले हमें समझना होगा यहां हुआ क्या है। मैं गड्ढे के अंदर उतरा। गहरा ज्यादा नहीं था, लगभग 8 फीट, लेकिन दीवारें इतनी स्मूथ थीं कि बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। मैंने अपना रिवॉल्वर पॉकेट में टाइट कर लिया। इस बेसमेंट का ये हिस्सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ब्रंटन के जिस्म का जायजा लिया। मौत को कई दिन गुजर चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। हाथों पर गहरी स्क्रैच मार्क्स थी, जैसे वो दीवारों को नोचकर बाहर निकलना चाहता हो। मैंने उसके हाथ से 5 मिनट निकाला, वही रिचुअल का कॉपी, लेकिन इस बार उस पर ब्रंटन के हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने 5 मिनट अपनी जेब में डाल लिया। बाहर निकलने के लिए रेजिनाल्ड से रस्सी मांगी। वो दोनों जेम्स चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर शौक और दुख साफ नजर आ रहा था। गड्ढे से निकलते हुए मैंने कहा, ब्रंटन ने रिचुअल सॉल्व कर लिया था। वो यहां तक पहुंच गया, लेकिन यहीं फंस गया। ढक्कन बहुत भारी था, वो अकेला था। शायद भूख, ठंड या हवा की कमी ने उसे मार दिया। रेजिनाल्ड ने उदास आवाज में पूछा, लेकिन वो यहां आया ही क्यों? अगर खजाना गार्डन में था तो इस गड्ढे में क्या ढूंढ रहा था? मैंने गड्ढे का दोबारा जायजा लिया। वहां कुछ पुराने टूल्स पड़े थे, एक आयरन रॉड, एक टूटी हुई रस्सी और कुछ लकड़ी के टुकड़े। और फिर गड्ढे के एक कोने में एक छोटा लकड़ी का बॉक्स था, आधा खुला हुआ। लैंटर्न की हल्की रोशनी में मैंने उस छोटे लकड़ी के बॉक्स को खोला। अंदर कुछ और पुराने कॉइन्स थे और एक ओल्ड सिल्वर नेकलेस जिसका चमक वक्त के बोझ के बावजूद जिंदा थी। ये भी खजाने का हिस्सा था, लेकिन गार्डन में मिले बॉक्स के मुकाबले में काफी छोटा। मैंने बॉक्स रेजिनाल्ड को दिखाया और धीमी आवाज में कहा, यही वो चीज है जिसके लिए ब्रूंटन यहां आया था। फिर मैंने ब्रूंटन के हैंड रिटन नोट्स दोबारा पढ़ना शुरू किए। उसने लिखा था, रिचुअल का पहला हिस्सा गार्डन में कंप्लीट हुआ, लेकिन बेसमेंट में एक और राज छुपा है। ओल्ड मैप एक सीक्रेट चेंबर का जिक्र करता है जो रॉयल ट्रेजर का दूसरा हिस्सा संभाल कर रखता है। उसके लफ्जों में जुनून महसूस हो रहा था। आई सर्च्ड फॉर द हिडन डोर इन द लाइब्रेरी एंड एंटर्ड द बेसमेंट। द लिड वॉज हैवी, बट आई मैनेज टू ओपन इट। बिलो आई फाउंड अ स्मॉल बॉक्स विथ सिल्वर नेकलेस एंड कॉइन्स। यहीं पर उसके नोट्स अचानक खत्म हो जाते थे। सच बिल्कुल साफ था। ब्रूंटन ने बेसमेंट में एंट्री ली, ढक्कन खोला और फिर वो इस गहरे पिट में फंस गया।
ढक्कन का भारी वजन और गड्ढे की गहराई ने उसके लिए वापस आना नामुमकिन बना दिया। मेरा अंदाजा था उसने बॉक्स ढूंढ लिया था, लेकिन या तो ढक्कन वापस अपनी जगह गिर गया या फिर अंधेरे में उसकी ताकत जवाब दे गई। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा और कहा, ब्रूनटन की क्यूरियोसिटी उसकी मौत का सबब बनी। उसने रिचुअल सॉल्व किया, गार्डन का ट्रेजर ढूंढा, लेकिन फिर और गहरा चला गया। इस बेसमेंट में उसने दूसरा बॉक्स भी तालिया, लेकिन यहां से निकल नहीं सका। रेजिनाल्ड की आंखें भर आईं, दर्द भरी आवाज में बोला, वो एक अच्छा इंसान था होम्स। अगर मैंने उसकी इंटरेस्ट को सीरियसली लिया होता, शायद ये सब ना होता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेजिनाल्ड, अपने आप को ब्लेम मत करो। ब्रूनटन ने खुद रिस्क लिया और हर रिस्क अपनी कीमत मांगता है। अब हमें यह इंश्योर करना है कि उसकी डिस्कवरी बेकार न जाए। मैंने गड्ढे का आखिरी बार जायजा लिया। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो पुराने राजों को अपने अंदर दबाए हुए था। मैं सोचने लगा, ये बेसमेंट मसग्रेव फैमिली के कितने राजों का गवाह रहा होगा। शायद ये सिविल वॉर के दौरान बनाया गया था, जब मसग्रेव्स ने अपना ट्रेजर छुपाने के लिए सीक्रेट चेम्बर्स तैयार करवाए थे। ब्रूनटन की मौत ने इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया था। हमने फैसला किया कि ब्रूनटन के जिस्म को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। जेम्स ने रोप और कुछ वुडन प्लैंक्स अरेंज किए और बहुत एहतियात के साथ हमने उसके जिस्म को ऊपर ले आए। रेजिनाल्ड ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी ले ली। मैंने पार्चमेंट और बेसमेंट से मिला बॉक्स अपने पास रखा, इस उम्मीद के साथ कि इनमें अभी और क्लूज छुपे हो सकते हैं। बेसमेंट से निकलते हुए मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हमें इन पेपर्स और नोट्स को और गहराई से स्टडी करना होगा। तुम्हारे फैमिली का हिस्ट्री इस पूरे मिस्ट्री की की हो सकता है। ब्रूनटन ने सिर्फ ट्रेजर नहीं ढूंढा था, शायद रिचुअल के पीछे कोई और कहानी भी छुपी है। जब मैं लाइब्रेरी वापस पहुंचा तो मैंने अपनी पाइप जलाई और ब्रूनटन के नोट्स दोबारा पढ़ने लगा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। मसग्रेव रिचुअल का पूरा सच क्या था? ये ट्रेजर आया कहां से था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रूनटन की मौत वाकई एक एक्सीडेंट थी या इसके पीछे कोई और सच छुपा था? मैंने रेजिनाल्ड से कहा, हमें हवेली के पुराने डॉक्यूमेंट्स छानने होंगे। शायद वहीं इस ट्रेजर की असल कहानी छुपी हो। रेजिनाल्ड ने सर हिलाकर कहा, होम्स, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा, लेकिन ये बेसमेंट, ये जगह मुझे अब भी डराती है। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, रेजिनाल्ड, डर अक्सर इग्नोरेंस से पैदा होता है। जब राज खुल जाता है तो सबसे भयानक जगह भी सिर्फ एक पुराना कमरा बन जाती है। उस रात अपने कमरे में बैठकर मैं बेसमेंट के हर पल को याद करता रहा। ब्रूनटन की मौत एक ट्रैजिक एंड था, लेकिन उसकी खोज ने मसग्रेव रिचुअल के राज को काफी हद तक बेनकाब कर दिया था। मैंने पाइप का एक लंबा कश लिया। ये पजल अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन मैं बहुत करीब था। हर्लस्टोन मैनर के बेसमेंट में रिचर्ड ब्रूनटन की मौत ने मुझे और रेजिनाल्ड मसग्रेव को गहरी सोच में डाल दिया था। मैं, ब्योमकेश बख्शी, मसग्रेव रिचुअल के मिस्ट्री को लगभग सुलझा चुका था। ये पुराना डॉक्यूमेंट, जो कभी सिर्फ एक फैमिली ट्रेडिशन था, अब एक हिस्टोरिक ट्रेजर की बन चुका था। गार्डन में मिले गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, टूटा हुआ क्राउन और बेसमेंट में पाया गया सिल्वर नेकलेस, ये मसग्रेव रिचुअल के 2 हिस्सों का सबूत थे। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी सवालों का तूफान घूम रहा था। ये खजाना असल में कहां से आया? मसग्रेव रिचुअल का असली मकसद क्या था? और ब्रंटन की मौत, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच था? मैंने डिसाइड किया, अगर हम इस मिस्ट्री को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमें हवेली की हिस्ट्री और उन पेपर्स में गहराई से उतरना होगा जो हमें खजाने के साथ मिले थे। बेसमेंट से निकलकर हम लाइब्रेरी में लौट आए। हवेली की दीवारें अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थीं, जैसे ये सदियों की कहानियों को छुपाए बैठे हों। लाइब्रेरी की ऊंची सीलिंग्स, पुरानी वुडन शेल्व्स और मसग्रेव फैमिली के एंसेस्टर्स के पोर्ट्रेट्स मुझे उनके राज और इतिहास की गहराई में खींच रहे थे। मैंने टेबल पर रखा गार्डन के बॉक्स से मिले पेपर्स, बेसमेंट के बॉक्स से निकला सिल्वर नेकलेस और ब्रंटन का पार्चमेंट। रेड लैंटर्न की हल्की रोशनी में मैंने अपनी पाइप जलाई
और ब्रंटन के नोट्स दोबारा पढ़ना शुरू किए। उसकी हैंडराइटिंग साफ लेकिन जल्दबाजी में लिखी गई थी, जैसे उसने अपनी डिस्कवरी को तुरंत डॉक्यूमेंट करना चाहा हो। नोट्स में लिखा था, मस्ग्रेव रिचुअल एक डबल ट्रेजर की तरफ इशारा करता है। पहला हिस्सा गार्डन में है, जहां मैंने कॉइन्स और क्राउन पाया, लेकिन पुराने मैप में एक सीक्रेट चेंबर का जिक्र है जो बेसमेंट में है। ये चेंबर रॉयल ट्रेजर का दूसरा हिस्सा छुपाता है। मैंने लाइब्रेरी में सीक्रेट डोर ढूंढी, बेसमेंट में एंट्री ली। लिड भारी है, लेकिन मैंने खोल लिया। नीचे छोटा बॉक्स मिला जिसमें सिल्वर नेकलेस और कॉइन्स है, और यहीं पे नोट्स अधूरे छोड़ दिए गए थे। सच बिल्कुल साफ था। ब्रंटन ने बेसमेंट में एंट्री ली, ढक्कन खोला और फिर वो गहरे पिट में फंस गया। ढक्कन का भारी वजन और पिट की गहराई उसके लिए वापस आना नामुमकिन बना रही थी। मेरी सोच ये थी, उसने बॉक्स ढूंढ लिया था, लेकिन अंधेरा और ढक्कन उसकी मौत का सबब बने। मैंने रेजिनाल्ड की तरफ देखा जो टेबल के पास खड़ा था। उसका चेहरा अब भी शौक और दर्द से भरा हुआ था। ब्रंटन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान था। मैंने कहा, उसने वो किया जो आपके परिवार की कई पीढ़ियों ने नहीं किया, लेकिन ये डिस्कवरी उसकी आखिरी साबित हुई। मैंने गार्डन के बॉक्स से मिले पेपर्स उठाए। ये पेपर्स इतने पुराने थे कि उनकी किनारे फ्रेजाइल हो गई थीं और इंक धुंधला चुका था। मैंने लैंटर्न को और पास लाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। एक पेपर पर लिखा था 2003 10,645। मस्ग्रेव्स को रॉयल ट्रेजर की प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी गई। ये ट्रेजर किंग चार्ल्स I का है, जो सिविल वॉर के दौरान छुपाया गया। रिचुअल इसे सेफ रखने का तरीका है ताकि सिर्फ सच्चा एयर ही इसे ढूंढ सके। ये पढ़कर मेरे दिमाग में पजल के पीसेस एक साथ आ गए। 17th सेंचुरी का सिविल वॉर इंग्लैंड के हिस्ट्री का एक टर्बुलेंट पीरियड था, जब किंग चार्ल्स I और पार्लियामेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। रॉयलिस्ट्स अपनी प्रॉपर्टी और ट्रेजर को सीक्रेट हाइडआउट्स में छुपाते थे। मस्ग्रेव्स, जो एक ओल्ड और रिस्पेक्टेड नोबल फैमिली थी, क्लियर रहीं कि वो रॉयलिस्ट्स थे। मैंने रेजिनाल्ड से पूछा, क्या आपके परिवार का हिस्ट्री सिविल वॉर से जुड़ा है? क्या मस्ग्रेव्स किंग चार्ल्स I के सपोर्टर्स थे? रेजिनाल्ड अपनी चेयर पर सोचने लगा। हाँ होम्स, मेरे एंसेस्टर्स रॉयलिस्ट्स थे। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान किंग का साथ दिया। मुझे याद है, मेरे दादा ने एक बार बताया था, मस्ग्रेव्स को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की प्रोटेक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसने इसे सिर्फ कहानी कहा और मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी नहीं थी रेजिनाल्ड, यह सच था। आपके एंसेस्टर्स ने किंग चार्ल्स I के ट्रेजर को छुपाया था, और मस्ग्रेव रिचुअल वो ट्रेजर ढूंढने का मैप था। कॉइन्स, क्राउन और सिल्वर नेकलेस, ये सब रॉयल ट्रेजर का हिस्सा था जो सिविल वॉर के दौरान बचाया गया। मैंने केयरफुली नोट्स और पेपर्स को पढ़ा, और हर एक डिटेल खजाने की कहानी को और साफ कर रही थी। एक पेपर पर लिखा था, ट्रेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ताकि अगर एक पार्ट मिल भी जाए, दूसरा हमेशा सेफ रहे। पहला पार्ट गार्डन में छुपा है, जिसे रिचुअल के इंस्ट्रक्शन से आसानी से ढूंढा जा सकता है, लेकिन दूसरा पार्ट बेसमेंट में है, जो और ज्यादा सिक्योर और सीक्रेट है। रिचुअल ऐसे डिवाइन की गई थी कि सिर्फ वही सॉल्व कर सके जो मस्ग्रेव फैमिली का ट्रू एयर हो और जिसे हवेली का कंप्लीट नॉलेज हो। मैंने अपने दिमाग में यह सारी इंफॉर्मेशन अरेंज की। मस्ग्रेव्स ने सिविल वॉर के दौरान अपनी लॉयल्टी दिखाई थी। जब किंग चार्ल्स I की आर्मीज हार रही थीं और पार्लियामेंट की फोर्सेस उनके खजाने तक पहुंच रही थीं, मस्ग्रेव्स ने रॉयल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना अपने शोल्डर्स पर लिया। हवेली का गार्डन और बेसमेंट यूज किया गया, और रिचुअल को एक सीक्रेट कोड के रूप में डिजाइन किया गया, ताकि खजाना सिर्फ सही टाइम पर ही रिवील हो। लेकिन सालों के साथ सिविल वॉर खत्म हो गई, किंग हार गया, और मस्ग्रेव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेजेंड बन गई। रिचुअल जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती रही, लेकिन असली मीनिंग हो गया जब तक ब्रंटन ने इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया। मैंने रेजिनाल्ड से कहा, यह ट्रेजर आपके परिवार की लेगेसी है और इंग्लैंड की हिस्ट्री का भी एक हिस्सा। 17th सेंचुरी में सिविल वॉर ने देश को हिला दिया। मस्ग्रेव्स ने अपनी लॉयल्टी दिखाई,
खजाना छुपाया और किंग की प्रॉपर्टी को बचाया। लेकिन वक्त के साथ ये ट्रेजर एक लेजेंड बन गया और रिचुअल सिर्फ एक ट्रेडिशन रह गई। ब्रंटन ने इस लेजेंड को सच में बदल दिया, लेकिन इसका प्राइस उसने अपनी जान देकर चुकाया। रेजिनाल्ड ने पेपर्स को केयरफुली देखा। उसकी आंखों में एस्टॉनिशमेंट और प्राइड का मिक्सचर था। मैंने कहा, यह अनबिलीवेबल है। आपके परिवार ने हिस्ट्री का एक हिस्सा प्रोटेक्ट किया, जिसके बारे में आपको खुद भी आइडिया नहीं था। लेकिन अब हमें डिसाइड करना होगा कि इस ट्रेजर का क्या करना है। और ब्रंटन की मौत, क्या हम उसे रोक सकते थे? मैंने गहरी सांस ली और पाइप से एक लंबा कश लिया। ब्रंटन की मौत एक ट्रैजिक एक्सीडेंट थी। रेजिनाल्ड, उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे बेसमेंट तक ले गई, लेकिन उसने रिस्क का गलत असेसमेंट किया। ढक्कन का वेट और पिट की स्मूथ वॉल्स उसे वापस बाहर आने से रोक गईं। अगर वो अकेला नहीं होता, शायद ये न होता। लेकिन अब हम इंश्योर करेंगे कि उसकी डिस्कवरी वेस्ट ना हो। ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना होगा। मेरा सजेशन था, आप इसे लंदन के किसी म्यूजियम को डोनेट करें, ताकि लोग आपके परिवार की हिस्ट्री और इस ट्रेजर की कहानी जान सकें। रेजिनाल्ड ने एक पल सोचा, फिर अग्रीमेंट में सर हिलाया। बिल्कुल होम्स, ये ट्रेजर सिर्फ हमारा नहीं है, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं इसे ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट करूंगा। लेकिन क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि इसका कंप्लीट स्टोरी डॉक्यूमेंट हो? मैं नहीं चाहता कि मेरे एंसेस्टर्स की ब्रेवरी भूल जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रेजिनाल्ड, मैं अपने नोट्स में इस केस को फुली डॉक्यूमेंट करूंगा, और अगर आप चाहें, मेरा दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन इस स्टोरी को लिखेगा। वो मेरी केसेस को लिखने में एक्सपर्ट है, और ये स्टोरी वो अलाइव बना देंगे। इसके बाद मैंने ट्रेजर के आइटम्स को केयरफुली अरेंज किया। गार्डन के बॉक्सेस से कॉइन्स और क्राउन, बेसमेंट के बॉक्सेस से सिल्वर नेकलेस, सबको सेफली पैक किया। मैंने रेजिनाल्ड को एडवाइस दी कि हवेली के पुराने डॉक्यूमेंट्स और मैप्स को और थॉरोली एक्सप्लोर करें, शायद और सीक्रेट्स छुपे हों। और मैंने सजेस्ट किया कि बेसमेंट का और इंस्पेक्शन करवाया जाए, ताकि ये कंफर्म हो कोई और सीक्रेट चेंबर या ट्रेजर बचा ना हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कंक्लूजन आया कि ब्रंटन की डेथ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट थी। बेसमेंट का ढक्कन और पिट की स्मूथ वॉल्स उसके लिए फेटल ट्रैप बन गई थी। और इस तरह मस्ग्रेव रिचुअल का सच और ब्रंटन की ट्रैजिक कहानी हमारे सामने आ गई। लोकल कम्युनिटी में ब्रंटन को एक मेहनती और इंटेलिजेंट शख्स के रूप में याद किया गया। उसकी मौत ने हवेली के स्टाफ और आसपास के गांव वालों को गहरा सैडनेस और ग्रीफ में डाल दिया। रेजिनाल्ड ने ब्रंटन के फैमिली को इन्फॉर्म किया और उसकी याद में एक छोटा सा मेमोरियल बनवाने का फैसला किया। जब मैं हालस्टोन से बेकर स्ट्रीट वापस आया, लंदन की फॉगी स्ट्रीट्स मुझे अपने फेमिलियर एम्ब्रेस में लेने के लिए तैयार थीं। मेरे प्यारे दोस्त वॉटसन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसने मेरे चेहरे पर थकान और सैटिस्फैक्शन का मिक्सचर देखा और उत्सुकता से पूछा, होम्स, ये केस कैसा था? तुम्हारी आंखों में वही शाइन है जो किसी कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद दिखती है। मैंने अपनी पाइप जलाई और चिमनी के पास वाली चेयर पर बैठ गया। रूम में फायर की वार्मथ और लंदन की कोल्ड एयर का अजीब बैलेंस था। मैंने वॉटसन को पूरी कहानी सुनानी शुरू की। रेजिनाल्ड मस्ग्रेव की अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, मस्ग्रेव रिचुअल की मिस्टीरियस लाइंस, गार्डन में मिला ट्रेजर, बेसमेंट का सीक्रेट पैसेज और ब्रंटन की ट्रैजिक डेथ। मैंने उसे बताया कैसे रिचुअल ने हमें 17th सेंचुरी सिविल वॉर तक ले गया और कैसे मस्ग्रेव्स ने किंग चार्ल्स I के ट्रेजर को हाइड करने में अपनी ड्यूटी निभाई। वॉटसन ने ध्यान से सुना, बीच बीच में अपने नोट्स में कुछ लिखते हुए। जब मैंने स्टोरी खत्म की, उसने कहा, होम्स, तुम्हारी इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये रिचुअल कोई सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजर की थी, और तुमने ना सिर्फ इसे सॉल्व किया, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी भी रिवील की। मैंने हंसा और कहा, वॉटसन, हर मिस्ट्री के पीछे एक कहानी होती है। मेरा काम सिर्फ उन कहानियों को रीड और ऑब्जर्व करना है। इस बार की कहानी थी लॉयल्टी, वॉर और एक फैमिली की लेगेसी।
मसग्रेव्स ने अपनी ड्यूटी निभाई, ब्रंटन ने अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई, दोनों ने अपनी प्राइस चुकाई। लेकिन अब ये कहानी हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी है। वॉटसन ने अपने नोट्स बंद किए और एक्साइटमेंट से कहा, मुझे लगता है ये स्टोरी लिखने लायक है, लोग इसे रीड करना पसंद करेंगे। मस्ग्रेव रिचुअल, हालस्टोन हवेली और तुम्हारा रीजनिंग, ये एक ऐसी स्टोरी है जो रीडर्स को हुक करेगी। मैंने अपनी पाइप से एक और लंबा कश लिया और मुस्कुराया। लिखो वॉटसन, लेकिन मेरी पाइप और मेरी लॉजिक को इंक्लूड करना ना भूलना। और हाँ, हालस्टोन की फॉग और बेसमेंट की कोल्ड ईयरी एटमॉस्फेयर को भी विविडली डिपिक्ट करना। कुछ वीक्स बाद रेजिनल्ड ने मुझे एक लेटर भेजा। उसने बताया कि ट्रेजर ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया और मसग्रेव फैमिली की स्टोरी एक स्पेशल एग्जिबिशन में इंक्लूड की गई। कॉइन्स, क्राउन और सिल्वर नेकलेस अब ग्लास डिस्प्ले में रखे गए और उनके साथ एक प्लैक लगी जो मसग्रेव्स की लॉयल्टी और रिचुअल की स्टोरी डिस्क्राइब करती है। रेजिनल्ड ने मुझे थैंक्स कहा और लिखा, होम्स, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने बेसमेंट का और इंस्पेक्शन करवाया, लेकिन कोई और ट्रेजर या सीक्रेट चेंबर नहीं मिला। मैंने लेटर पढ़ते हुए बेकर स्ट्रीट की स्ट्रीट्स देखीं। फॉग फिर से गहरा रहा था और लंदन की हसल बसल मेरे लिए एक फेमिलियर म्यूजिक की तरह थी। मसग्रेव रिचुअल का केस मेरे लिए सिर्फ एक और मिस्ट्री था, लेकिन इसकी स्टोरी, लॉयल्टी, क्यूरियोसिटी और हिस्ट्री के हिडन ट्रूथ्स मेरा दिमाग हमेशा याद रखेगा। मैंने अपनी पाइप बुझाई और नोट्स बंद किए। लंदन की फॉगी स्ट्रीट्स में और कितने मिस्ट्रीज मेरा इंतजार कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं, शर्लॉक होम्स, हमेशा रेडी हूँ। मेरे लिए हर मिस्ट्री एक नई पजल है और हर पजल एक नई कहानी। और इस बार मसग्रेव रिचुअल की कहानी ने मुझे उन हिस्टोरिकल पेजेस तक ले गया जो वक्त के साथ धुंधले हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्साइटिंग और थ्रिलिंग कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और न्यू थ्रिलिंग मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। आपका अपना व्योमकेश बागची।